बेटा देखिए, अपने अकाउंट के सिलेबस का हम आखिरी चैप्टर लेने जा रहे हैं। हमारे अकाउंट्स के सभी चैप्टर हो चुके हैं, ये आखिरी है। अब आप बोलेंगे सर 3 चैप्टर बचे हैं तो आप इसको आखिरी क्यों बोल रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि ये जो 3 चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बेटा ये तीनों भी चैप्टर जो है बिल्कुल एक ही थीम पे है, एक ही जैसे है। तो ये बोलने को 3 चैप्टर है पर तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। और उसमें से आप ऐसा समझिए कि 90% चैप्टर तो मैं आपको आज ही समझा दूंगा, इसके बाद केवल 10% छोटी मोटी बातें बचेंगी। तो आपको इस एडमिशन ऑफ चैप्टर को 90% आज ही समझ लेना है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन रखना और प्रॉब्लम खत्म होने तक घड़ी मत देखना, पूरा ध्यान प्रॉब्लम पे ही फोकस रखना। तो आपको फायदा ये होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के 90% कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं और हमारी इस पार्टनरशिप फॉर्म में 2 पार्टनर पहले से है। अब हम चाहते हैं कि फर्म का एक्सपांशन हो, थोड़ा पैसा आए और थोड़ी मैन पावर भी हमारे बिजनेस में आ जाए। तो इसके लिए हमने एक नए व्यक्ति को बिजनेस में एंट्री देने का सोचा। अब क्योंकि हम एक नए व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर करने जा रहे हैं। तो पढ़िए क्या लिखा है, मैं प्रॉब्लम 3 से आपको ये पूरा चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शोभा एंड लीना। मतलब इस बिजनेस को ऑलरेडी कौन 2 लोग चला रहे हैं, तो एक शोभा और दूसरी लीना। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो यहां पे आपको लिखना है चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर का नाम लिखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर में लिखिए 90% कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। क्वेश्चन 3 में हम इस चैप्टर के 90% कॉन्सेप्ट कवर कर ही लेंगे। उसमें लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। बेटा बात समझना कि हमारे बिजनेस में ना 2 पुराने पार्टनर है, एक का नाम है शोभा और एक का नाम है लीना, और इनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे दिया है जो कितना है 3:2। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पुराने पार्टनर 3:2 के रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं, तो जब ये पुराने पार्टनर किसी नए पार्टनर को एंट्री देंगे तो इनको उस नए पार्टनर को भी प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। अगर आप किसी नए व्यक्ति को प्रॉफिट में हिस्सा दोगे तो आपको अपने हिस्से का प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, और अपने हिस्से का प्रॉफिट छोड़ोगे मतलब सेक्रीफाइस करोगे। तो हमको यहाँ पे एक रेशो कैलकुलेट करना होता है और उस रेशो को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने का लॉजिक क्या है, तो यहाँ लिखो लॉजिक बिहाइंड सेक्रीफाइस रेशो।
इसमें लिखिए व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इन बिजनेस, when new partner admitted in business, then old partners have to give him some share in profit out of their THIR, their own share. Full point. Hence, old partners have to make sacrifice in favor of new partner, which is known as sacrifice ratio. बेटा देखिए, सेक्रीफाइस रेशो हमें क्यों कैलकुलेट करना है, उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण यह है कि हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन दे रहे हैं कि भाई हमको बिजनेस में थोड़ा पैसा चाहिए, हमको बिजनेस में थोड़ी मैन पावर चाहिए, तो एक काम करो कि आप लोग हमारे बिजनेस में आ जाओ। तो आप एक नए व्यक्ति को अपने बिजनेस में ले रहे हो। स्वाभाविक बात है, जब नया व्यक्ति बिजनेस में आएगा तो वो भी प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा। आप तो ऑलरेडी पहले से आपस में प्रॉफिट बांट ही रहे हो। जब नया पार्टनर आएगा तो आपको अपने हिस्से में से उसको हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब पुराने पार्टनर किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहां से आपको एक रेशो कैलकुलेट करना होता है और उस रेशो को हम कहते हैं सेक्रीफाइस रेशो। लिखिए स्टेप 1, ओल्ड रेशो। बेटा इसका शोभा और लीना का पुराना रेशो है 3:2। तीनों दो 5 होते हैं, इसलिए 3/5 और 2/5 यह है इनका पुराना रेशो। फिर आप प्रॉब्लम में जरा नीचे आइए, तो आपके प्रॉब्लम में दिया है दे डिसाइडेड टू एडमिट मंजू। उन्होंने ये तय किया कि वो मंजू को बिजनेस में एडमिशन देंगे ऑन 1 अप्रैल 2019। आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च को बनी है और उसके अगले ही दिन आप नए पार्टनर को बिजनेस में एंट्री देना चाहते हैं। कहता है शी हैज टू पे 20,000 एज हर कैपिटल एंड 17,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब हम इस नए पार्टनर से कह रहे हैं कि आप हमारे बिजनेस में आइए,
हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, काम कीजिए, हम इसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट शेयर देंगे, 1/5। तो आप अपने हिस्से में से 1/5 किसको देने की बात कर रहे हैं, मंजू को। तो पुराने पार्टनर मंजू को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। मतलब वो मंजू से ये कह रहे हैं कि तुम बिजनेस में पैसा लगाओ और 1/5 प्रॉफिट ले लो। तो लिखो न्यू पार्टनर मंजूज शेयर 1/5। तो बेटा हमने नए पार्टनर मंजू को बिजनेस में एडमिशन दे दी और उसको कहा कि तुमको कितना हिस्सा मिलेगा, 1/5। अब इसको थोड़ा सा परसेंटेज की नजर से देखो। 1/5 यानी कितना परसेंट, 20%। एक चीज के 5 हिस्से किए, उसमें से पांचवा हिस्सा यानी 100 का पांचवा हिस्सा 20%। इसका मतलब यह है कि शोभा और लीना ये दोनों मिलके पहले 100% प्रॉफिट शेयर करते थे। अब इन्होंने मंजू को कमिट किया कि तू बिजनेस में आ जा, तेरे को कितना देंगे, 20%। तो बेटा इन दोनों के लिए बिजनेस में बचेगा कितना, 80%। कि अगर वो अपने हिस्से में से 20% मंजू को दे देंगे तो इनके खुद के लिए कितना बचने वाला है, 80%। तो लिखिएगा स्टेप 3, बैलेंस रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशो। बैलेंस रेशो हम किसके लिए निकालेंगे, तो बेटा नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर के लिए बिजनेस में क्या बचेगा उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस रेशो। तो नए पार्टनर के आने के बाद हम नए पार्टनर को 5 प्रॉफिट के हिस्सों में से एक हिस्सा दे देंगे। अगर आप नए पार्टनर को 5 में से एक हिस्सा दे देंगे तो उसके आने के बाद पुराने पार्टनर के लिए 5 में से कितने हिस्से बचेंगे, 4। मतलब आपका बैलेंस रेशो जो है वो कितना हो जाएगा, 4/5। तो 4/5 ये हो गया आपका बैलेंस रेशो। स्टेप 4, न्यू रेशो, ब्रैकेट में लिखना फॉर ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो। बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो। तो बेटा क्या हुआ कि हमने नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन दिया। हमने नए पार्टनर को कहा कि तुम आ जाओ बिजनेस में, तुमको 1/5 प्रॉफिट हम देंगे। अब आपने 1/5 प्रॉफिट के लिए उसको बिजनेस में एडमिट किया और वो नया पार्टनर बिजनेस में आने के बाद आपके लिए जो प्रॉफिट बचा पुराने लोगों के लिए वो कितना बचा, 4/5। अब ये जो 4/5 प्रॉफिट है इसको बेस बना के हम पुराने पार्टनर के लिए क्या निकालना चाहते हैं, नया रेशो। तो आप पुराने पार्टनर के लिए नया रेशो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो। तो बेटा अपने पुराने पार्टनर के नाम हैं शोभा और लीना। शोभा और लीना। बेटा बैलेंस रेशो आया है 4/5, 4/5। इनका ओल्ड रेशो स्टेप 1 में लिखा है। स्टेप 1 में इनका ओल्ड रेशो कितना है, 3/5 और 2/5। तो ओल्ड रेशो है 3/5
और 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे 12/25, 8/25, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25। तो जो नया रेशो है वो हो गया 12/25, 8/25। अब तीसरी जो पार्टनर है वो है मंजू, जिसको हमने अभी अभी बिजनेस में एडमिट किया है। मंजू का शेयर कितना है? 1/5। तो यहाँ पे मंजू का भी लिख देता हूं, लेकिन मंजू के ऊपर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा। मंजू का प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी पता है कि कितना है, 1/5। केवल इसका बेस सेम कर रहा हूं। बेस सेम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 5 से। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25। तो इनका न्यू रेशो, नया रेशो हो गया शोभा, लीना और मंजू का 12:8:5। पेपर में एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नया रेशो निकाल के बताइए। तो आपको नया रेशो निकालने के लिए क्या करना है? तो आप सबसे पहले लिख लो ओल्ड रेशो, फिर आप लिख लो नए पार्टनर का रेशो, फिर आप निकालो बैलेंस रेशो, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशो। मतलब अगर प्रॉफिट के 5 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा आपने नए पार्टनर को दिया, तो पुराने के लिए 5 में से कितना बचा? 4। फिर आपने न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाया, बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो। तो ये बैलेंस रेशो है आपका 4/5, ओल्ड रेशो आपके प्रॉब्लम में ही दिया था 3/5 और 2/5। मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12/25 और 8/25। लेकिन आपको नया रेशो निकालना है तो उसमें तीसरे पार्टनर को भी आपको लेना है, और तीसरे पार्टनर का रेशो तो आप जानते ही है कितना है, 1/5। बस हमने उसका बेस सेम करने के लिए, 25 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। तो ये हो गया 5/25। बेटा दरवाजा पूरा लगाओ। तो आपका जो रेशो है वो क्या बना? 12:8:5। तो ये 12:8:5 जो है, ये हमारा नया रेशो बन गया। लेकिन हमारा टारगेट नया रेशो नहीं है, हमारा हेडिंग क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो स्टेप 5, सेक्रीफाइस रेशो। बेटा सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये सब फॉर्मूले आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, तो इन सबको आप दिमाग में रखिएगा। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लॉजिक है कि पुराने पार्टनर जब 2 लोग थे तो आपस में ज्यादा प्रॉफिट बांटते थे। उन्होंने तीसरे व्यक्ति को बिजनेस में ले लिया तो उनका प्रॉफिट कम हो गया। वो प्रॉफिट जितने से कम हुआ वही क्या है? सेक्रीफाइस रेशो। तो पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में से पुराने पार्टनर का नया रेशो माइनस करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या है? सेक्रीफाइस रेशो। तो आप सेक्रीफाइस रेशो किन 2 लोगों के लिए निकालेंगे? शोभा और लीना के लिए, क्योंकि इन्हीं 2 लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो शोभा के लिए बेटा शोभा का ओल्ड रेशो यहां पे आप देख पा रहे हैं 3/5 है,
और शोभा का नया रेशो वो आप यहां देख पा रहे हैं 12/25 है। माइनस करने के लिए दोनों टर्म्स का बेस जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब आपको 5 को 25 करना है तो 5 को आप इस पूरी 3/5 टर्म को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/25, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, माइनस 12/25, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 3/25। शोभा के बाद है लीना। बेटा लीना का पुराना रेशो है 2/5, तो लीना का पुराना रेशो है 2/5। हमने लीना का नया रेशो निकाला, वो है 8/25। माइनस करना है तो बेस सेम करने के लिए 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/25 माइनस 8/25, 10 में से 8 गए, 2/25। तो आपका सेक्रीफाइस रेशो आया बेटा, सेक्रीफाइस रेशो आया 3:2। तो यहां पे आप लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशो 3:2। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा कोइंसिडेंटली ओल्ड रेशो जो था बेटा, वो ओल्ड रेशो भी कितना था, 3:2, और आपका सेक्रीफाइस रेशो भी कितना आया, 3:2। तो ये सेक्रीफाइस रेशो किसके बराबर आ गया, ओल्ड रेशो के बराबर। तो ऐसा कब होगा वो भी लिख के रखो, लिखो सेक्रीफाइस रेशो 3:2 इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो है बेटा, वो सेक्रीफाइस रेशो किसके बराबर आ गया है, ओल्ड रेशो के बराबर। इट हैपन्स व्हेन only two informations are given in problem. Number A, old ratio of old partners, and number B, new ratio of new partner. बेटा जब भी आपके प्रॉब्लम में सिर्फ दो बातें दी हो, पुराने पार्टनर का पुराना रेशो और नए पार्टनर का नया रेशो, अगर इतना ही दिया है आपके प्रॉब्लम में तो आप समझ जाना कि आपका ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस रेशो कैसा आएगा, सेम। और आपके 99% प्रॉब्लम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। 90% प्रॉब्लम आपके इसी कैटेगरी में रहेंगे जहां पे आपका सेक्रीफाइस रेशो और ओल्ड रेशो कैसा आ जाएगा, सेम।
तो जिन जिन प्रॉब्लम में ये दो कंडीशन रहेंगी, कौन सी? ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू रेशो ऑफ न्यू पार्टनर, ये कंडीशन जिस प्रॉब्लम में भी रहेंगी वहां आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना ही नहीं है, क्योंकि निकालने के बाद भी वो किसके बराबर आने वाला है? ओल्ड रेशो। तो जब मालूम ही पड़ गया कि निकालने के बाद भी वो ओल्ड रेशो के बराबर आने वाला है, तो हम ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में सेक्रीफाइस रेशो निकालने पे अपना टाइम नहीं लगाएंगे जहां पे आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया है, मतलब नए पार्टनर का नया रेशो और पुराने का पुराना रेशो। ये जिस किसी भी प्रॉब्लम में होगा आपको क्या नहीं निकालना है? सेक्रीफाइस रेशो। क्यों? तो वो हमको समझ में आ गया कि सेक्रीफाइस रेशो इस केस में हमेशा किसके इक्वल आ जाता है? ओल्ड रेशो। तो ये बात यहां लिख के भी रख लो। हेंस वी डोंट हैव टू कैलकुलेट sacrifice ratio. Hence we don't have to calculate sacrifice ratio in such type of problems. तो बेटा आगे से हम अपने 99% प्रॉब्लम में क्या नहीं निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि वो निकालने पे भी किसके इक्वल आ रहा है? तो निकालने पे भी ओल्ड रेशो के इक्वल आ रहा है। तो आप देखिए हमने निकाला कैसे। तो हमने सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखा, फिर नए पार्टनर का रेशो लिखा, फिर हमने ये लिखा कि अगर 1 रुपए का प्रॉफिट है और उसमें से 1/5 आप नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो पुराने पार्टनर के लिए कितना बच रहा है? 4/5। फिर आपने न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला लगाया, बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो, तो आपको नया रेशो मिला। अब मंजू का बेस 25 नहीं था, तो 5 से मल्टीप्लाई करके उसको भी क्या किया? 25, और नया रेशो निकाल के बताया 12:8:5। फिर सेक्रीफाइस रेशो वो लोगों के लिए निकलेगा जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस करने वाले कौन है? पुराने पार्टनर। तो पुराने पार्टनर में है शोभा और लीना, और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आपने ओल्ड में से नया रेशो माइनस किया, तो आपको जो मिला वो क्या है? सेक्रीफाइस रेशो, जो किसके इक्वल आ गया? तो ये बेटा ओल्ड रेशो के इक्वल आ गया। तो हमने लिखा कि आगे से जिस किसी प्रॉब्लम में ये दिया रहेगा हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे नहीं। उसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि वो निकालने के बाद भी किसके इक्विवेलेंट आने वाला है? ओल्ड रेशो। अब इसका यूज क्या है? यूज ऑफ रेशोज। नंबर 1, ओल्ड रेशो is used to distribute profit or loss on revaluation and to distribute general reserve, fund, retained earning and P&L account balance. Old ratio is used to distribute profit or loss on revaluation
and to distribute general reserve fund, retained earning and P&L account balance। बेटा देखिए पुराने रेशो का यूज क्या है, तो आपको किसी भी तरह का पुराना प्रॉफिट बांटना है, किसी भी तरह का बैलेंस शीट में दिया गया पुराना रिजर्व बांटना है, तो उसको बांटने के लिए आप कौन सा रेशो यूज करेंगे, ओल्ड रेशो। और नंबर 2, सैक्रिफाइस रेशो is used to distribute goodwill among old partners। सैक्रिफाइस रेशो हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो बेटा जब आपको गुडविल बांटनी हो, तो गुडविल बांटते समय आप किसको यूज करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। गुडविल क्या है, तो बिजनेस की रेप्यूटेशन को हम गुडविल बोलते हैं, बिजनेस की अच्छी इमेज। हमने 11th में पढ़ा भी है कि गुडविल एक इनटेंजिबल असेट है। तो जब बारी आती है गुडविल बांटने की, तो हम कौन सा रेशो यूज करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। यानी आज के बाद हम 99% क्वेश्चन में तो क्या नहीं निकालने वाले, सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकालने वाले, क्योंकि वो निकालने पे भी ओल्ड रेशो के बराबर आता है। तो हम ओल्ड रेशो को देख के बता सकते हैं कि सैक्रिफाइस रेशो कितना आने वाला है। फिर ये सब क्यों लिखा, तो ये सब इसलिए लिखा कि आपको सारे फॉर्मूले पता हो, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछते हैं। आपको न्यू रेशो निकालना आना चाहिए, आपको सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता दिया। पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आगे से हम इतना तामझाम नहीं करने वाले। बोलिए बेटा ये बात कितने लोगों के समझ में आई। बेटा आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स एसपीओसी के क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो ये बात आप समझ लो कि अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट भी आप ही को पढ़ के एग्जाम देनी है। आप अपसेंट रहोगे, आपका नुकसान होगा, आपका बर्डन बढ़ेगा। आप में से बहुत से बच्चे जो टेस्ट भी नहीं दे रहे, उनका भी भयानक नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका ही बर्डन बढ़ेगा, आप सिलेबस पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रख के चलो कि आप लोगों को सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, नहीं तो फिर कैसा मेरे को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। पता चला कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको पूरी छुट्टी दे दूंगा कि भाई तू अगर 4 दिन क्लास को नहीं आ रहा तो बचे हुए 3 दिन भी मत आ, 7 दिन छुट्टी मना, अगर तू इतने इंटेलिजेंट है तो। समझे। तो आप में से जितने भी लोग इकोनॉमिक्स का, एसपी का, ओसी का क्लास गोल कर रहे, वो सब ये समझ जाइए कि ये सारे सब्जेक्ट 200-200 250-250 पेज की किताब है, आपसे घर पे पढ़ना नहीं होने वाली। तो कम से कम क्लास में आएंगे तो उस बहाने उतना सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मेरे को बताइए ना कि जो लोग 4 दिन अपसेंट थे उन्होंने कौन सा तीर मार लिया घर पे रुक के, कौन से चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिए इको एसपी या ओसी के ना। आप सिर्फ क्लास में क्यों नहीं आते, अरे जान देना बोलते हैं आज थ्योरी है, क्या जाना क्लास में। पर वो थ्योरी का एक पन्ना नहीं लिखते होता ना बेटा, आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछो तो आप बता नहीं सकते। अच्छा कई लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ाने के बाद भी बता नहीं सकते, तो जो आते नहीं उनका तो छोड़ ही दो, उनका तो डब्बा ही गोल है पूरा। तो जरा इन सब चीजों पे ध्यान दो, सीरियस हो जाओ और थोड़ा क्लासेस बराबर रेगुलर अटेंड करो। अब एक लॉजिक पे आइए। बेटा देखो ऐसा है कि शोभा और लीना, बेटा इन दोनों ने मिलकर पिछले 10-20 सालों से बिजनेस चलाया। तो ये जितनी भी असेट बिजनेस में क्रिएट हुई, ये किसकी मेहनत का परिणाम है, तो ये पुराने पार्टनर की मेहनत का परिणाम है। इन्होंने मेहनत की करके बिजनेस में असेट क्रिएट हुई।
अब इमेजिन करो कि कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आ जाए और वो कहे कि भाई अब ये जितनी भी असेट है उसमें मेरा भी हक है, तो ये पुराने वाले जो है उनका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 10 साल मेहनत की, 10 साल मेहनत करके असेट क्रिएट की, और एक नया बंदा जिसको आपने अभी अभी एडमिशन दिया है वो कहता है कि इन सब पे मेरा भी हक है, तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएंगी। देखो शादियों में ऐसा ही होता है, पति कमाता है, पत्नी से उसकी शादी होती है, फिर पत्नी बोलती है मेरे को तलाक चाहिए और तेरी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी चाहिए। तो मेहनत किसने की? पति ने। और आधा हिस्सा लेके कौन गई? पत्नी, बिना कुछ किए, सिर्फ शादी की उसने। तो ये शादी करने जैसा ही है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को ले लोगे तो नया पार्टनर भी पुरानी असेट पे अपना हक जता सकता है, ये उसका राइट है। अब हम चाहते हैं कि अगर वो हक जताए तो जताए, पर जो हमारी मेहनत है वो तो हमको मिले। तो हम नए पार्टनर के आने से पहले एक छोटी सी प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीवैल्यूएशन। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। बेटा मैंने आज से 10 साल पहले 2016 में ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए और बी ने अपनी मेहनत से 2017 में एक जमीन खरीदी। उस जमीन की कीमत उस समय 10 लाख रुपए थी। अब पता चला कि उस जमीन की 2026 में 10 साल बाद कीमत 90 लाख हो गई। मतलब उनको कितने रुपए का बेनिफिट हो गया? 80 लाख का। अब समझो ए और बी ने 2026 में अपने बिजनेस में किसको एंट्री दे दी? सी को। तो अब इस बिजनेस के कितने मालिक हो गए? 3, ए बी और सी। तो इस जमीन पे अधिकार जितना ए का था, जितना बी का था, बाय डिफॉल्ट उतना ही किसका हो गया? सी का। अब सी बोलेगा कि मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूं, तो अब ये जो 80 लाख रुपए का प्रॉफिट है इसमें मेरे को भी हिस्सा दो। किया कुछ भी नहीं, बिना कुछ किए उसको 80 लाख में हिस्सा मिल रहा। तो ये ए और बी के साथ तो अन्याय हो गया कि जिन्होंने 10 साल मेहनत की, 10 साल वो जमीन होल्ड की, और 10 साल बाद एक तीसरा व्यक्ति आके बोलता है कि इसमें मेरे को हिस्सा दो, तो ये तो ए और बी के साथ अन्याय हो गया। तो ए और बी बोलेंगे कि भाई तुम्हारे आने से पहले हम कर लेंगे रीवैल्यूएशन, हम अपनी जितनी भी असेट लायबिलिटी है उसका पुनर्मूल्यांकन कर लेंगे, और उसमें जो भी मुनाफा या नुकसान होगा, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, जो भी नफा नुकसान होगा वो हम आपस में बांट लेंगे और उसके बाद तुमको एंट्री देंगे। तो जिस मोमेंट पे सी बिजनेस में आएगा उस मोमेंट पे जमीन की वैल्यू कितनी हो चुकी होंगी बुक्स में? 90 लाख। और यह 80 लाख कौन आपस में बांट चुका होगा? ए और बी। तो जब सी बिजनेस में आएगा तो उसको जो वैल्यू मिलेंगी वो कौन से साल वाली मिलेंगी? 2026, जो कि सही भी है। तो रीवैल्यूएशन का लॉजिक क्या है? रीवैल्यूएशन का लॉजिक ये है कि नए पार्टनर को बिजनेस में एंट्री देने से पहले पुराने पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना पुराना प्रॉफिट रीवैल्यूएशन करके बांट लें, क्योंकि अगर वो नहीं बांटेंगे तो फिर कानूनन किसका क्लेम आ जाएगा? सी का। तो सी बिना कुछ किया आपके उस प्रॉफिट में से हिस्सा मांग सकता है, ये उसका कानूनी अधिकार हो जाएगा। तो वो झंझट ना रहे तो उसके आने से पहले ही क्या करो? पुराना प्रॉफिट आपस में बांट लो। तो बेटा इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन का अकाउंट। तो हमको यहाँ पे जर्नल और लेजर दोनों बनाने हैं। तो एक फॉर्मेट तो आप बनाइए एक पेज का जर्नल एंट्रीज के लिए। इन दी बुक्स ऑफ
फर्म जर्नल एंट्रीज। डेट particulars डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज इन द बुक्स ऑफ फर्म जर्नल एंट्रीज डेट particulars डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। फिर अपने को कुछ अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें से एक अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सात आठ लाइन का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सात आठ लाइन का। तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बना लेना इसमें, शोभा, लीना और मंजू। पर्टिकुलर्स शोभा, लीना, मंजू। पर्टिकुलर्स शोभा, लीना, मंजू। इसके बाद बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन as on 1st April 19, 8-10 लाइन का फॉर्मेट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। फिर बैलेंस शीट के बाद दो छोटे अकाउंट बनाने हैं, 4-5 लाइन के। एक अकाउंट को नाम देना है गुडविल अकाउंट और दूसरे को नाम देना है कैश बैंक अकाउंट।
बोलिए बेटा, फॉर्मेट्स रेडी है? आपको एक फॉर्मेट फुल पेज जर्नल, उसके बाद रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, गुडविल और कैश बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। और बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन जर्नल एंट्री का हो तो आपको कुछ बेसिक रूल हमेशा दिमाग में रखने हैं। ये बेसिक रूल है कि असेट, एक्सपेंस, लॉसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस ये जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट, लाइबिलिटी, इनकम और गेन जब भी बढ़े तो क्रेडिट, लाइबिलिटी, इनकम और गेन कम अगर हो जाए तो डेबिट। ये बेसिक रूल है। इसमें इसको और थोड़ा मिनिमम पे लेके आ जाऊं तो कम से कम इतना तो ध्यान में रख लो कि असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ने पे होती है क्रेडिट और कम हो जाने पे होती है डेबिट। इतना तो मिनिमम दिमाग में रखो कि असेट बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी और असेट कम होंगी तो क्रेडिट होंगी, लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी और लाइबिलिटी कम होंगी तो डेबिट होंगी। अब देखो, बेटा अपने को करना है पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन। तो हम बिजनेस को बंद नहीं कर रहे, हम बिजनेस का एक्सपांशन कर रहे। इसलिए हमारी बैलेंस शीट बंद नहीं हो रही, बल्कि हम एक एडमिशन के बाद रिवाइज बैलेंस शीट बना ले रहे। मतलब हम बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना के रखा है और हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अवेलेबल है 30 और 4। बेटा आपके बुक में जरा देख के बताओ कितना है कैपिटल का बैलेंस? 30 और बेटा ये जो 30 और 20 आपका कैपिटल का बैलेंस है, इसको यहाँ लाइबिलिटी पे लेके आओ। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ क्रेडिट पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 40 है शोभा का, 20 है लीना का। कितना? 30 और 20 है, तो 30 और 20 ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। फिर आगे बढ़िए, तो हमने कैश बैंक अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है। बेटा इस कैश बैंक अकाउंट का बैलेंस बराबर है कि 4000। तो हमारा असेट जो होता है उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो आप इस कैश बैंक अकाउंट के डेबिट पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। हमारे कैश बैंक अकाउंट में 4000 का बैलेंस है। बेटा हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में एंट्री देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस नए पार्टनर के आने से पहले हमारा पुराना जो कुछ है वो हम आपस में बांट लें। तो पुराने लोग शोभा और लीना हैं, उनका पुराना रेशो 3:2 है और जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से बचाया हुआ पैसा है। तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराना प्रॉफिट आपस में बांट लेना चाहिए। तो आप जानते हैं कि लाइबिलिटी का बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होता है,
तो आप किसी भी लाइबिलिटी अकाउंट को बंद करेंगे तो बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो लिखिए जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व, यानी बिजनेस में रोका गया प्रॉफिट है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा इस प्रॉफिट का बेनिफिट पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए पुराने रेशो में, तो टू शोभाज कैपिटल अकाउंट 11,000 का 3/5 पुराना रेशो, 11,000 का 3/5 कैलकुलेट किया तो यह आ गया 6,600। टू लीनास कैपिटल अकाउंट 11,000 का 2/5 कैलकुलेट किया तो यह आ गया 4,400। तो हम रिजर्व का बेनिफिट अपने पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में दे रहे हैं। लॉजिक यह है कि नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर ने जो कुछ कमा के रखा है वो सारा आपस में बांट लेंगे। नरेशन लिखिए, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड being general reserve distributed। बेटा इसका इफेक्ट दिखाइए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शोभा और लीना का अकाउंट क्रेडिट, तो शोभा और लीना के क्रेडिट पे लिखो बाय जनरल रिजर्व 3:2 ओल्ड रेशो, पुराने रेशो में बांटने के बाद 6,600 4,400। बेटा इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि शी, मतलब मंजू की बात हो रही है नए पार्टनर की, मंजू हैज टू पे 20,000 एज हर कैपिटल, कि मंजू जब बिजनेस में आएंगी तो 20,000 का कैपिटल लेके आएंगी, और मंजू जब बिजनेस में आएंगी तो वो 17,000 गुडविल के भी लेके आएंगी। लेकिन इसके बिजनेस में आने से पहले मुझे अपनी असेट लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना है, तो हम पहले रीवैल्यूएशन पे बात करेंगे। बेटे ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये सब रीवैल्यूएशन वाली है। कहता है कि डेटर में से 6% पैसा डूबने का चांस है। फर्नीचर की वैल्यू को 3,000 कर दिया हमने, जो कि 2,000 थी। प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक जो था वो डेप्रेसिएट हो गया 10 और 5% से, तो ये प्लांट मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू जो है आपकी कम हो गई। तो 3 असेट कम हो रही है, प्लांट एंड मशीन कम हो रही है डेप्रेसिएशन लगने से, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, और आपके डेटर पे आरडीडी है तो डेटर की भी वैल्यू कम हो रही है। बेटा असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, तो मुझे ये असेट क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। तो बेटा देखिए बात यह है कि नए पार्टनर के बिजनेस में आने से पहले पुराने पार्टनर चाहते हैं कि हम अपनी असेट का रीवैल्यूएशन कर ले, ताकि उसके आने के बाद आगे कोई झंझट न रहे। इस रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में 3 असेट की वैल्यू कम हो रही है, और अपना बेसिक रूल ये है कि असेट की वैल्यू कम होने पे उसे क्या किया जाना चाहिए, क्रेडिट।
तो हमको ये सारी असेट क्रेडिट करनी है, और असेट की वैल्यू कम होना अपने लिए क्या है? लॉस। लॉस बढ़ता है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। और इस लॉस के लिए हमने जो अकाउंट बनाया है उसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। तो हम कहेंगे कि नुकसान को डेबिट करो। नुकसान को डेबिट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बेटा हम मशीन की वैल्यू को कम कर रहे हैं। प्रॉब्लम में देखो कितने रुपए से कम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि प्लांट एंड मशीन की जो वैल्यू है वो हम कितने से कम कर रहे हैं? 10%। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीन 24,000 की है। 24,000 की असेट पे 10% यानी 2400। प्लांट एंड मशीन के बाद स्टॉक की वैल्यू को भी हम कम कर रहे हैं। हमारे पास 16,000 का स्टॉक है और यहाँ 5% उस पर डेप्रेसिएशन है। तो 16,000 का 5% 800। और हम अपने डेटर पे आरडीडी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे पास 30,000 के डेटर है और प्रॉब्लम में लिखा है कि डेटर में से 6% पैसा आपका डूब सकता है, यानी कि 1800। कुल मिला के 5,000 का नुकसान। तो बेटा इस एंट्री का लॉजिक ये है कि रिवैल्यूएशन करने पे हमारी असेट की वैल्यू कम हुई, और अगर असेट की वैल्यू कम हुई तो आप जानते हैं असेट बढ़ती है तो डेबिट और कम हो जाती है तो क्रेडिट। तो असेट कम हो गई, हमने क्रेडिट कर दी। हमारा नुकसान हो गया, हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। नरेशन लिखो। बीइंग एसेट्स डीवैल्यूड, हमने 3 असेट की वैल्यू कम कर दी। डी वैल्यू करना यानी कम करना। इसका इफेक्ट दिखाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पे लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू आरडीडी। अमाउंट इसके है आपके पास में 2400, 800 और 1800। 2400, 800 और 1800। बेटा आप जानते हैं कि असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो जब हम ये बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देंगे तो हम ये सब चीजें असेट में से माइनस करेंगे। तो मशीन आपकी 24 की है, बैलेंस शीट के असेट पे लिखो मशीन 24 की, माइनस करो 10% डेप्रेसिएशन 2400, बैलेंस निकाले इसके तो 21,600। क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट में से स्टॉक लो 16 का, यहां पे स्टॉक लेके आओ 16 का और माइनस करो 5% रिटर्न ऑफ 800 रुपये, बचे 15,200 रुपये। डेटर 30,000 के है तो यहां लाइए डेटर
30 के माइनस कीजिए 6% RDD 1800 रुपये, बैलेंस रह गए 28,200। तो बेटा हमारी तीनों असेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। असेट में से माइनस किया और असेट की वैल्यू कम होना नुकसान वाली बात है, तो हमने रीवैल्यूएशन में डेबिट किया। अब हमारे पास है फर्नीचर 2000 का। प्रॉब्लम में लिखा है कि हमने उसको रीवैल्यू कितने पे किया, 3 पे। तो आपका 2000 का फर्नीचर 3000 पे पहुंच गया, तो आपके फर्नीचर की वैल्यू कितने रुपए से बढ़ गई, 1000 से। असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2000 का फर्नीचर 3000 पे पहुंच गया, मतलब 2 से 3000 से वैल्यू बढ़ गई। असेट बढ़े तो डेबिट, बात फायदे की है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर एप्रेसिएटेड, फर्नीचर की वैल्यू 1000 रुपए से एप्रेसिएट हो गई। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो आप रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पे लिखिए बाय फर्नीचर 1000। फर्नीचर आपके क्वेश्चन में 2000 का था, 1000 से एप्रेसिएशन हो गया, वैल्यू बढ़ गई, तो आपके फर्नीचर की कीमत हो गई 3000। बेटा नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर क्या करेंगे, तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर रीवैल्यूएशन करेंगे और उसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो हमने रीवैल्यूएशन कर दिया है। अब यहां से आप देखिए डेबिट की टोटल ज्यादा दिख रही है, 5000। 5000 में से 1000 गए, बचे 4000। इसको नाम दे दो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो बेटा रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में हमें 4000 का नुकसान हुआ। ये जो 4000 का नुकसान रीवैल्यूएशन में हुआ, बेटा ये नुकसान कौन से रेशो में आपको बांट देना है, 3:2। तो शोभा और लीना के बीच में 3:2 में से बांटेंगे। 2400 रुपये, 1600 रुपये, 3:2 यानी तीनों दो 5। 4000 को 5 से डिवाइड किया 800 आते हैं, 800 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2400, 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1600। बेटा ये नुकसान जो आपको यहां दिख रहा है क्रेडिट पे, पार्टनर के अकाउंट में पहुंचा दो डेबिट पे। तो यहां क्रेडिट, तो इधर डेबिट। $2400 और $1600। बेटा देखो यहीं से आपकी जर्नल एंट्री बन रही है। जर्नल एंट्री बन रही है शोभा डेबिट, लीना डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री लिखिए, शोभाज
कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400, लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4000, being loss on revaluation recorded, being loss on revaluation recorded, हमने रीवैल्यूएशन पे होने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया। बेटा अब नए पार्टनर के आने से पहले हमने ये काम कर लिया रीवैल्यूएशन वाला। अब नया पार्टनर बिजनेस में आया तो उसने कितने रुपए का कैपिटल लाया? 20,000। तो अपने बिजनेस में 20,000 रुपए कैश आई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा ये पैसा नए पार्टनर ने यानी मंजू ने दिया है, तो मंजू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कैपिटल brought in business by new partner, being capital brought in business by new partner। लॉजिक क्या है कि बिजनेस में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक डेबिट, मंजू इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर, मंजू का अकाउंट क्रेडिट। बैंक के डेबिट पे लिखो मंजू के नाम से बैंक के डेबिट पे मंजू के नाम से, तो मंजू के क्रेडिट पे बैंक के नाम से। अमाउंट है इसका 20,000। आगे लिखा है कि उसने 17,000 रुपए गुडविल के लिए लाए। अब बेटा देखो, मंजू ने जो 20,000 लाए वो हमने मंजू के नाम से लिखे, मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये 20,000 रुपया मंजू का है। लेकिन जब हम 17,000 रुपये मंजू के लिखेंगे तो हम उसको मंजू के नाम से नहीं लिखेंगे। कारण उसका यह है कि मंजू किस बात का पैसा दे रही है? गुडविल का। देखो, आप एक नया बिजनेस शुरू करोगे तो आपको ये नया बिजनेस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, शून्य से। और जब आप किसी के चलते बिजनेस में जाओगे तो आपको शुरू से बिजनेस नहीं करना है। ये लोग ऑलरेडी 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो हमारे पुराने पार्टनर है शोभा और लीना, बेटा ये मंजू को बोल रहे हैं कि मंजू तुम जब बिजनेस में आऊंगी तो सोचो, अगर तुम जीरो से बिजनेस शुरू करती तो तुमको यहां पहुंचने में 10 साल लग जाते। हम तो तुमको 10 साल का जमा जमाया बिजनेस रेडीमेड दे रहे हैं। तो तुम एक काम करो, कुछ एडिशनल पैसा किसके लिए लेके आ जाओ? गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए 17,000 लाए जा रहे हैं। गुडविल किसकी है? मंजू की है कि शोभा और लीना की है? शोभा और लीना की। तो पुराने पार्टनर की मेहनत के लिए आप कितने रुपए ला रहे हैं? 17। तो उसको हम मंजू के नाम से नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे कि 17,000 बिजनेस में आए, बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल के नाम पे आए तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग
कैश ब्रॉट इन बिजनेस बाय मंजू बीइंग कैश ब्रॉट इन बिजनेस बाय मंजू फॉर गुडविल being cash brought in business by मंजू for goodwill। बेटा बैंक के डेबिट पे गुडविल के नाम से 17,000, बैंक के डेबिट पे गुडविल के नाम से 17,000। यहां डेबिट पे तो दूसरा इफेक्ट गुडविल के क्रेडिट पे, गुडविल के क्रेडिट पे बैंक के नाम से 17,000। बेटा हमने ये वो सारी एंट्रीज के इफेक्ट दिखाए जिनके बारे में प्रॉब्लम में लिखा है, लेकिन एक बात है जो कभी प्रॉब्लम में लिखी नहीं रहती, वो ये कि नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा ला रहा है वो गुडविल किसकी है, पुराने पार्टनर की। तो ये जो गुडविल का बेनिफिट है ये किसको मिल जाना चाहिए, पुराने पार्टनर को। और उसी के लिए तो शुरू में इतना तामझाम किया हमने कौन सा रेशो निकाला, सेक्रीफाइस रेशो। क्या काम है सेक्रीफाइस रेशो का, तो उसका काम है क्या बांटना, गुडविल बांटना। तो ये बिना बोले करना है, प्रॉब्लम में लिख के नहीं देंगे कि गुडविल का बेनिफिट पुराने पार्टनर को दो, ये लिख के नहीं देंगे, आपको अपने मन से करना है। तो आप कहेंगे कि मैं गुडविल का बेनिफिट पुराने पार्टनर को देना चाहता हूं, तो मैं गुडविल अकाउंट बंद कर रहा हूं और इसका बेनिफिट मैं शोभा और लीना के अकाउंट में पहुंचा रहा हूं। बेटा मेरे शब्दों पे गौर करना, मैं ये बोल रहा हूं कि हम बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। बेनिफिट पहुंचाना अलग बात है, पैसा देना अलग बात है। अगर मैं गुडविल का पैसा शोभा और लीना को देता तो मैं कहता शोभा और लीना रिसीवर है, उनको डेबिट करो, और पैसा गया कैश गोज आउट उसको क्रेडिट करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि मैं गुडविल का बेनिफिट पहुंचा रहा हूं। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि बिजनेस में जो 17,000 आए वो बिजनेस के नहीं हैं, वो 17,000 किसके हैं, शोभा और लीना के। तो जिस दिन शोभा और लीना ये पैसा मांगेंगी हम उनको दे देंगे, पर अभी वो पैसा मांग नहीं रही, तो हम उनके अकाउंट में बेनिफिट क्रेडिट कर रहे हैं। कौन से रेशो में क्रेडिट करना है, सेक्रीफाइस रेशो। और अपना सेक्रीफाइस रेशो कितना आया है, 3:2। 17,000 को 5 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आगे 10,200 और 6,800। बीइंग बेनिफिट ऑफ गुडविल is given to old partners in their THEIR in their sacrifice ratio 3:2। बेटा हमने गुडविल का बेनिफिट शोभा और लीना को दे दिया सेक्रीफाइस रेशो 3:2 में। इफेक्ट दिखाओ, गुडविल के डेबिट पे शोभास कैपिटल अकाउंट, गुडविल के डेबिट पे शोभास कैपिटल अकाउंट 10,200
टू लीनास कैपिटल अकाउंट 6,800। तो बेटा आपका गुडविल अकाउंट बंद हो गया, 17,000 गुडविल अकाउंट क्लोज। बेटा यहाँ पे शोभा लीना के नाम से डेबिट पे, तो काउंटर इफेक्ट जाएगा शोभा और लीना के क्रेडिट पे। तो शोभा और लीना के क्रेडिट पे लिखो बाय गुडविल 3:2 सैक्रिफाइस रेशो। अमाउंट है उसका 10,200 6,800। बेटा किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचाना मतलब उस व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट करना। तो हमने गुडविल क्रेडिट किया मतलब हमने गुडविल का बेनिफिट शोभा और लीना के अकाउंट में पहुंचा दिया है। अब आपके प्रॉब्लम में एक लाइन दी है, कहता अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। कहता आप केवल गुडविल का बेनिफिट पहुंचाओ, गुडविल का पैसा आपको पार्टनर के बीच में बांटना नहीं है। तो हम पार्टनर को गुडविल का पैसा नहीं दे रहे, पैसा बिजनेस में ही रख रहे। वही बात उन्होंने यहां लिख दी। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। असेट तो पूरी हो गई, लाइबिलिटी में से क्या बचे हैं आपके पास, क्रेडिटर। उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको एज इट इज लाइबिलिटी पे ले लो। क्रेडिटर 15,000। जिस चीज पे कोई एडजस्टमेंट ना हो, बैलेंस शीट में से उसको जैसे का वैसा उठा के आंसर वाली बैलेंस शीट में लिख देना है। अब आगे बढ़ेंगे। यहां से कैश बैंक अकाउंट की टोटल लगाएंगे, 41,000। बैलेंस आया 41 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। बेटा 41,000 की बची हुई कैश अपनी असेट है, असेट पे लिख दो कैश ऑब्लिक बैंक। गुडविल अकाउंट बंद हो चुका है, रीवैल्यूएशन भी बंद हो चुका है। अब इनके अकाउंट की टोटल लगाइए। तो ये आ गई 46,800, 46,800। 2,400 माइनस किए 44,400। यहाँ टोटल लगाइए 20 और 4,400, 24,400 और 6,800। टोटल आती है 31,200। 31,200 को यहाँ लाइए, 1,600 रुपये माइनस कीजिए, 29,600 बैलेंसिंग फिगर। मंजू के अकाउंट की टोटल 20 है, ये 20 यहाँ लाइए और 20 बैलेंस आ गया। बेटा इसको नाम दो टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और इस बैलेंस को बैलेंस शीट में लेके आ जाओ। कैपिटल अकाउंट शोभा, लीना, मंजू। बेटा इन तीनों का कैपिटल यहां से ले लो
44 400 29 600 और 20,000। कुल मिला के हो गए 94। बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे। लाइबिलिटी पे 1,09,000 आ रही है। असेट पे टोटल लगा के उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ये भी 1,09 आ रही है। तो बेटा इस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, जहां पे आपको जर्नल लेजर दोनों भी प्रिपेयर करने हैं। नए पार्टनर के आने से पहले आपको जितना भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस है वो बांट लेना है, और नए पार्टनर के आने के बाद अगर वो गुडविल लाता है तो उसका बेनिफिट भी पुराने पार्टनर को देना है। और आपको यहाँ पे एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है जो नए पार्टनर के एडमिशन के बाद बनी है। अब बैलेंस शीट में नए पार्टनर का कैपिटल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम एडमिशन क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि हम अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। हम अपने बिजनेस में एक नए व्यक्ति को लेके उससे कुछ पैसों का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। हम उस नए व्यक्ति से टाइम और एनर्जी चाहते हैं कि वो बिजनेस को समय दे। इसलिए यहाँ बैलेंस शीट कंटिन्यू होती है, डिसोल्यूशन की तरह बंद नहीं होती। डिसोल्यूशन में पर्पस अलग है, वहां बिजनेस बंद करना है तो बैलेंस शीट बंद हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बोलो बेटा कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, बाकी कर लेंगे।